कहते हैं मानव के जीवन में प्रकृति की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लिहाजा अगर आपको प्रकृति की गोद में रहना है तो आप इस इलाके में आइए जहां इस वक्त अभी हम शो कर रहे हैं। ये पूरा इलाका गंगा का दिया इलाका है। गंगा के विषय में कहा जाता है कि गंगा जीवन दायिनी है। लिहाजा जब हम बेगूसराय के बछवाड़ा प्रखंड के बिशनपुर गांव पहुंचे तो यहाँ के लोग में भी हमें वो जीवंतता दिखी। नमस्कार, मैं एसके राजीव, समाचार प्लस की खास पेशकश मुखिया जी जिंदाबाद लेकर हम पहुंच चुके हैं बेगूसराय जिले के बछवाड़ा प्रखंड के बिशनपुर पंचायत के क्षेत्र संख्या 8 में। यहाँ से चंद्रदेव राय उर्फ मंजालाल जी बतौर मुखिया प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। इस इलाके में वोटर की संख्या 7292 है, जिसमें पुरुष 3948 और महिला 3344 है, यानी लगभग 48% महिलाओं की आबादी है यहाँ पे। ये इलाका भी अन्य इलाकों की तरह काफ़ी समस्याओं से जूझ रहा है और जाहिर है जब दियारा का इलाका है तो साल के 4 महीने ये इलाका पानी में डूबा रहता है। आप अंदाज़ा लगाइए कि टापू बना रहता है ये इलाका, और उस टापू में कैसे इस इलाके के लोग अपना जीवन यापन करते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए चंद्रदेव राय उर्फ मंजालाल जी हैं। सीनियर आदमी हैं, काफ़ी गंभीर हैं, इनके चेहरे से गंभीरता झलकती है। हम पहले इनसे बात करेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर मुखिया का चुनाव ये क्यों लड़ रहे हैं। मंजालाल जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मुखिया जिंदाबाद में। मंजालाल जी, आपके जहन में क्या ऐसा आया कि आपको लगा कि नहीं भाई मुखिया का चुनाव लड़ना चाहिए और आप मैदान में आ गए? मैं इससे पहले भी 2001 और 6 के बीच में राजनीति में रहा हूँ। मेरी पत्नी 5 साल तक पंचायत समिति सदस्य रही हैं यहाँ से। उसके बाद मेरा राजनीति से लगाव बीच में कुछ कम हो गया था, लेकिन ये 10-15 साल के अंदर फिर ये अनुभव हुआ कि जो लोग भी राजनीति में आ रहे हैं, ये लोग इस ढंग से राजनीति का संचालन कर रहे हैं कि गरीब लोग, जो बेसहारा लोग हैं, जो अभावग्रस्त हैं, उनको किनारा करके, और जो जिन लोग से जुड़े हुए हैं निजी स्वार्थ में जिनके साथ हैं, अपने लोगों को उपकृत कर रहे हैं। तरह तरह की समस्या से लोग परेशान हैं, लेकिन ये जो प्रतिनिधि जीत के जा रहे हैं सिर्फ अपने अपने निजी लोगों को, सगे संबंधी को उपकृत कर रहे हैं। और ये सब देखने के बाद मेरे मन में ये आया कि मैं भी अब राजनीति में आके लोगों को एक अलग तरह का राजनीति, अलग तरह का रास्ता, अलग तरह का नीति और सिद्धांत बताऊं कि समाज के बीच रह के समाज के लोगों को जो अभी तक वंचित हैं। यानी कि मंजा जी, आपके शब्दों में माने तो जन सेवा की भावना ने आपको प्रेरित किया मुखिया का चुनाव लड़ने के लिए। मंजा जी, ये बताइए कि आपके इलाके में, चूंकि ये दियारा का इलाका है, हम जो आए हैं तो पगडंडी के सहारे हम भी चल करके आए हैं, क्या क्या बुनियादी समस्याएं हैं आपके इलाके में? मेरा क्षेत्र साल में 4 महीना बाढ़ प्रभावित रहता है और यहाँ गंगा का क्षेत्र, गंगा नदी का क्षेत्र होने के कारण 4 महीना हम लोग एकदम से सारे एरिया से कट जाते हैं और लोग अस्त व्यस्त हो जाते हैं। शिक्षा का स्तर ना के बराबर है। ये लमसम कहा जाए तो 80% लोग यहाँ शिक्षित हैं। जितने भी विद्यालय हैं उनमें स्थानीय टीचर हों या बाहरी, कोई जनप्रतिनिधियों का कोई पकड़ नहीं है। ये लोग मनमाने ढंग से अपने स्कूल का संचालन करते हैं। ज़्यादातर ये लोग भवन, बिल्डिंग, मतलब आर्थिक उपार्जन के चक्कर में रहते हैं। और उन लोगों का जो टीचर हैं, उन लोगों का बाल बच्चा तो बाहर रह के पढ़ लिख लेता है, लेकिन यहाँ के लोगों का बाल बच्चा, जो गरीब तबके हैं, जो सक्षम नहीं है बाहर पढ़ा लिखा सके, उन लोगों का बाल बच्चा का ये खिचड़ी और भोजन के अलावा और कुछ मिल नहीं पाता है। जी, एक जो बड़ा सवाल है, चूंकि आपने कहा कि 4 महीने इस इलाके में बाढ़ की स्थिति बनी रहती है, बाढ़ की विभीषिका से त्रस्त रहता है ये इलाका, तो 4 महीने में कैसे लोग जीते हैं इस इलाके? 4 महीने में हम लोगों का खेती तो 100% प्रभावित हो जाता है। सिर्फ रबी फसल से ही हम लोग काम चलाते हैं और ज़्यादातर यहाँ के लोग या तो खेतीहर मजदूर हैं या बड़े बड़े जमींदार के बाल बच्चे हैदराबाद, दिल्ली, पंजाब जाके मजदूरी करते हैं और इन लोगों का जीवन यापन उसी के भरोसे चलता है। 6 महीना अपने कृषि से और 6 महीना मजदूरी करते हैं। खेती क्या क्या होती है इस इलाके में? खेती यहाँ का मुख्य फसल आलू, मक्का, गेहूँ है और सिर्फ एक फसल पर ही हम लोग आश्रित हैं। दोबारा भदई फसल हम लोग के यहाँ खरीफ का नहीं हो पाता है। एक
फसल से आप लोग साल भर परिवार चला लेते हैं? एन केन प्रकार चलता है। लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, लोग बच्चे को बढ़िया से पढ़ा लिखा नहीं पाते हैं, अच्छा से इलाज नहीं करा पाते हैं, भोजन का स्तर, मकान का स्तर, घर का स्तर उनका सही नहीं है, किसी तरह समय कटता है। क्योंकि दियारा का इलाका है, निश्चित तौर पर यहाँ जब लोग बीमार पड़ते होंगे तो आप लोगों को बहुत दूर जाना पड़ता होगा इलाज करवाने के लिए। क्योंकि जब मैं अभी आ रहा था तो रास्ते में कहीं भी हॉस्पिटल नजर नहीं आया। तो प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र है कि नहीं आपके इलाके? जी नहीं, हमारे दियारे में सिर्फ एक चमथा में प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र है, और जितने भी आज तक प्रतिनिधि हुए उन्होंने इस दिशा में कोई पहल नहीं की। ना आज तक यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य उप स्वास्थ्य केंद्र बन सका, ना पशु के लिए कोई है। ये सारे काम जो झोला छाप डॉक्टर हैं उन्हीं के भरोसे चल रहा है। कोरोना केसेस भी आए थे आपके इलाके में? कोरोना केसेस हम लोग के एरिया में नहीं के बराबर हुआ था। अलर्ट तो आप लोग भी हो? अलर्ट तो थे ही, लोग सावधान थे ही। कोरोना पीरियड में तो बहुत ऐसे जनप्रतिनिधि थे जो वर्तमान में थे, उन लोगों ने अपना अपना गेट बंद कर लिया और आम भरोसे लोगों को छोड़ दिया। लोग किसी तरह, जो कुछ लोग प्रभावित हुए, जो प्रवासी थे, बाहर से आए थे इक्का दुक्का, उन लोगों को कोरोना से थोड़ा प्रभावित हुआ, लेकिन और विशेष करके प्रभावित नहीं हुआ। मुखिया बनेंगे तो क्या करेंगे? मुखिया बनने के बाद मैं ये सारा जो सरकार का योजना है उसे धरातल पर 100% उतारने का प्रयास करूंगा, जिससे लोगों का पलायन रुके। स्वास्थ्य के लिए मैं चाहूंगा कि पंचायत में स्वास्थ्य उपकेंद्र हो, पशु शौचालय का, ये पशु चिकित्सालय का व्यवस्था हो, शिक्षा का स्तर सुधरे, विद्यालय में नियमित शिक्षक पढ़ाएं, आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों का सही से पोषण आहार वितरण हो, राशन में जो धांधली मचा हुआ है जनप्रतिनिधियों को मिलके, जितने भी कोरोना काल में बंटवारा हुआ है, एक से एक फ्री और एक पैसा देके, ये सब अभी तक हुआ नहीं। हम लोग के यहाँ सिर्फ एक ही अभी तक मिलते रहा है, और ये प्रतिनिधि और ये लोग मिलके घपला घोटाला कर रहे हैं। शौचालय की क्या स्थिति है आपकी? जी, मेरा पंचायत आज से 3 साल पहले शौचालय मुक्त हो चुका है। कागज पर मेरा पंचायत 3 साल पहले शौचालय मुक्त हो चुका है। अभी भी 50% घरों में शौचालय नहीं बना है। लोग खेत में जाने के लिए मजबूर हैं, और जिन लोगों का बना उसमें से 50% का बना है, 50% का बना ही नहीं, और उसमें भी 25% लोगों का शौचालय का भुगतान नहीं हो सका, राजनीति से प्रेरित हो। ODF घोषित है? जी, ODF पंचायत घोषित है, और आप कहीं भी सड़क किनारे देख सकते हैं खुले में शौच हो रहा है। ये सिर्फ कागज पर हो चुका है। जी, करप्शन ज्यादा है। जन वितरण प्रणाली की क्या स्थिति है आपके यहाँ? कार्ड बना है गरीब लोगों का? जन वितरण प्रणाली, जो संपन्न लोग हैं, जो मुखिया लोगों के निजी लोग थे और जो प्रभावशाली थे, उन लोगों का ही राशन कार्ड बना है। अधिकतर लोगों का, सैकड़ों क्या हजारों लोगों का राशन कार्ड नहीं बना है। कुछ ऐसा वार्ड है जहां राशन कार्ड किन्हीं लोगों के पास है ही नहीं, और इसके वजह से उन लोगों को प्रधानमंत्री आवास का सुविधा भी नहीं मिल पाता है। विवाह योजना की क्या स्थिति है? कन्या विवाह योजना का ये 5 साल 7 साल के अंदर में कोई भुगतान हुआ ही नहीं, एक भी भुगतान नहीं हुआ, मिला ही नहीं है। कन्फर्म है आप, चूंकि ये तो बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। कन्फर्म है, कन्या विवाह योजना का कोई आवेदन आज तक स्वीकृत होकर पैसा मिला ही नहीं। आखिर यहाँ के लोग क्यों नहीं अपने हक के लिए लड़ते हैं? क्या वजह यहाँ के लोग अशिक्षित हैं, जागरूक नहीं है, शिक्षा का अभाव है। लोग विरोध नहीं करना चाहते हैं, विरोध करने में सक्षम नहीं है, और विरोध करना नहीं चाहते हैं। इसका मूल है शिक्षा का अभाव। अशिक्षित लोग हैं, उनके पास जानकारी नहीं है कि हम किस चीज के लिए कहाँ विरोध करें, किस स्तर पर जाएं। लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है आपके इलाके में? लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भी ठीक नहीं है। आपसी विवाद, भाईचारा नहीं है। लोग महीना में 10-20 या साल में कहिए कि कम से कम सैकड़ों जो है सो मुकदमा थाने में एंट्री हो रहा है। लोग आपस में पंचायत स्तर पर जो है इसका ये नहीं कर रहे हैं। लोग सिर्फ विकास के नाम पर, और जिसमें मुखिया जी की और प्रतिनिधियों की कमाई हो रही है, उसमें लगे हुए हैं। भाईचारा, आपसी प्रेम और ये आपसी कलह या गांव में जो भी विवाद हो रहा है, इसमें कोई रुचि नहीं है। रोड मैप तैयार किया है आपने? रोड मैप मैं बना रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि इसके बाद मैं क्या क्या कर सकता हूँ, क्या संभव हो सकता है मेरे पंचायत के स्तर से, क्या संभव हो सकता है लोगों के लिए, युवा हों या और भी जो बेरोजगार हैं, मजदूर हैं, उनके लिए क्या सब संभव हो सकता है। मैं प्रयास करूंगा कि वो पूरा हो। महिलाओं के उत्थान के लिए क्या कुछ आपने अभी तक प्लानिंग की है? महिलाओं के उत्थान के लिए मेरे यहाँ खास के महिलाओं के सुरक्षा का कोई समस्या नहीं है। जैसे शहर में या और कहीं ऐसा कुछ नहीं है। सामाजिक वातावरण महिलाओं के प्रति सम्मानजनक है। लघु
उद्योग की बात आप नहीं कर रहे हैं मुखिया जी, क्योंकि आप मुखिया एक जी, लघु उद्योग मेरा जो क्षेत्र है इसमें लघु उद्योग का विशेष कोई स्कोप नहीं है। यहाँ सरकार की तो कई योजनाएं आई हैं जो कि पंचायत लेवल पे उसको उतारा जा सकता है, महिलाओं को स्वावलंबी बनाया जा सकता है, उनको आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। के लिए तो छोटा मोटा जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप करके लोग चला रहे हैं, ये संस्था सब है, और उसके हिसाब से यदि सरकार का कोई योजना महिलाओं के लिए जिस ढंग का आता है तो हम प्रयास करेंगे कि 100% महिलाओं को उससे लाभ मिले। एक आखिरी और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इस इलाके की जनता आपको ये अपना जनप्रतिनिधि क्यों चुने, आपको ये आखिर अपना वोट क्यों दे? मुझे ही क्यों वोट दे, क्योंकि पिछले जितने भी प्रतिनिधि हैं, कोई प्रतिनिधि 30 से 35 साल से हैं, 2-3 प्रतिनिधि हैं जो जिन्होंने 5-5 साल तक सेवा दिया है। ये लोग उनके व्यवहार से, काम से और क्रियाकलाप से नाखुश हैं। उनको लग रहा है, हमें आशा दिख रहा है कि ये सबों से अलग हटके इनका विचार है, नीति है, सिद्धांत है, ये अच्छा काम करेंगे। इसी विश्वास के साथ मेरा साथ देना चाहते हैं। पिछले 20 मिनट से आपसे बात हो रही है मेरी, हमको लगता है कि आपके अनुसार जो आज़ादी का जो वास्तविक मंत्र है वो इस इलाके के लोगों को नहीं मिला है। आज़ादी का जो वास्तविक मंत्र है, ये हम लोगों के एरिया में अभी भी मेरा पंचायत अछूता है। कोई भी जो बुनियादी सुविधा है, चिकित्सा, स्वास्थ्य, ये सबसे दूर है। ये सिर्फ इस एरिया के लिए तो अछूता है ही। लोग तरह तरह का लुभावना नारा, तरह तरह का ये करके जाते हैं, लेकिन धरातल पर नहीं उतर पाता है। अंदाजा लगाइए आप कि जिस इलाके के 80% लोग अशिक्षित होंगे, वहां आखिर विकास की रोशनी कैसे पहुंचेगी? अदम गौंडवी ने लिखा है कि 100 में 70 जब आज भी नासाद हैं तो दिल पर हाथ रखकर कहिए कि क्या देश आज़ाद है। मंजालाल जी हैं, मुखिया प्रत्याशी हैं। मंजालाल जी कहते हैं कि अगर इस इलाके की जनता इनको वोट देकर अपना जनप्रतिनिधि चुनती है तो यहाँ के लोगों को आज़ादी के वास्तविक मायने ये बताने की पूरी कोशिश करेंगे। फिलहाल इसके राजीव को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए समाचार प्लस। नमस्कार।